टैलेंट के नाजरीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। नामवर राइटर्स के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज हमारी मेहमान है बहुत मारूफ ड्रामा निगार मोहतरमा नुज़रत समन साहिबा। ये इस वक्त इनके बहुत सारे मकबूल ड्रामा सीरीज़ और बहुत सारी टेलीफिल्म्स बहुत ऑन एयर आ चुकी हैं मुख्तलिफ़ चैनल पे। इनको आवाम ने बहुत पसंद किया है। ये इनकी शख्सियत का आप ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों में बनने वाला एक हवाला है, लेकिन इससे ज़रा सा आप पीछे जाएं तो माशाल्लाह नुज़रत समन साहिबा उर्दू के मुमताज़ शायर जनाब यूसुफ अली लाइक साहब की साहबजादी हैं। इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ अपना आगाज़ लिखने पढ़ने से, मज़ामीन लिखने से, फ़ीचर लिखने से और बिल्कुल इब्तदाई दिनों में ये यानी कि शायरी भी करती थीं, मुशायरों में भी भरपूर शिरकत करती थीं। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी जितनी भी ज़िंदगी की जद्दोजहद है, जितनी स्ट्रगल है, जितनी मेहनत है, ये मिसाली और बाहिम्मत खातून है। चूँकि इनकी वालिदा का इंतकाल जल्दी हो गया था, तो आप ये समझिए कि इन्होंने अपनी बहनों की और एक भाई थे इनके, बहनें काफ़ी सारी थी, तो ये सबकी इन्होंने परवरिश, तालीम और तरबियत, उनकी शादियाँ, सारे फ़राइज़ यानी कि ये इनको हम प्यार से, मतलब मैं आज भी याद करता हूँ कि ये जगत आपी हैं। ये मेरी भी आपी थी, अपनी बहनों भाइयों की भी। और जो फील्ड में जब ये काम करती थीं तो उस वक्त जो मैगज़ीन्स में इनके फीचर्स आते थे, इन्होंने के टीवी के जो रुदात होती थी, जो टीवी के प्रोग्राम पीटीवी के लिए बहुत सारा इन्होंने काम किया तरह। तो ये यानी कि और फिर इनकी अल्लाह पाक ने इनको एक ये भी ख़ास खसूसियत अता फरमाई कि बहुत हमदर्द दिल हैं, बहुत नरम दिल हैं, किसी को दुख तकलीफ़ में नहीं देख सकती और उसकी मदद के लिए यानी कि मौजूद होती हैं, उसके साथ होती हैं। ये सारे मुशाहदात वाक़यात का ये यूँ समझ लीजिए कि मैं एनीशा हूँ। तो इन्होंने मेरे साथ मानामा टैलेंट में मेरा बहुत साथ दिया। हम दोनों मिलकर बहुत दूर दराज स्कूलों में बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते थे। बसों में ये सफ़र होता था। ये इसलिए बताना भी ज़रूरी है कि मेहनत और लगन से जो काम किया जाए, तो अल्लाह पाक ने इनको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत एहतराम दिया और आज इनका नाम एक बहैसियत राइटर के एक रोशन सितारे की तरह जगमगा रहा है। तो मैं इनसे ये अपने सवाल और जवाब का सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इतना तवील सफ़र आपने किया, कभी हिम्मत हारी? अगर नहीं हारी तो कौन सा जज्बा था जिसने आपको मुसलसल मेहनत और लगन पर यानी कि तरगीब दिलाई और आप करती रहीं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है बख्श ने ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है मेरी, और तारीफ़ के काबिल तो सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह ही बंदों को चुनता है, मेहनत की तरगीब भी देता है, हिम्मत भी देता है और मौक़े भी देता है, वसाइल भी देता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे जिन कामों के लिए चुना था, कोशिश की कि उन कामों को मैं पूरा कर सकूं। और ये मोहम्मद बख्श की मोहब्बत है कि उसने इतनी तारीफ़ की मेरी, मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन खैर इसकी मोहब्बत है ये, और अल्लाह का करम है। जो भी मकामात मेरे पास है वो अल्लाह के करम से है। सफ़र का आगाज़ मैंने किया था, अगर शायरी का देख लें तो मैंने बचपन से ही शायरी शायद मेरे अंदर कहीं रची बसी थी, और मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की थी। और शायरी मैं खुद ब खुद ही करने लगी थी बचपन से। जब मैंने लिखना पढ़ना सीखा तो मैं नज़्में लिखने लगी थी। शायद इसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद शायर थे और मेरे घर में मुशायरे हर दूसरे तीसरे दिन शायर
वालिद के दोस्त आया करते थे तो मुशायरे हुआ करते थे, एक दूसरे को वो सुनाया करते थे। शायद ये माहौल का असर था कि मैं भी शायरी करने लगी। शायरी के लिए मैंने कोशिश नहीं की, शायरी मैंने की और मैं स्कूल के ज़माने से और कॉलेज के दौर तक शायरी भी की, बहुत से मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और बहुत से इनामात भी लिए। उसके साथ साथ मैं मज़मून निगारी भी करती थी, अफ़साने भी लिखती थी। तो उस ज़माने में अखबारात में छपते थे और जंग अखबार का एक सफ़ा था बच्चों का, वहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं ख़वातीन के सफ़े में लिखने लगी, संडे मैगज़ीन में लिखने लगी, फिर अमन अखबार था उसमें लिखा, कौमी अखबार में लिखा और उसके बाद फिर छोटे छोटे अफ़साने, शॉर्ट स्टोरीज़ और गज़लें और नज़में जो मैं लिखती थी वो सब शाया भी होती थी। जब मैं कॉलेज में पहुंची तो वालिद के साथ मुशायरों में भी शिरकत करने लगी बाकायदा। ये दौर था 70s का, 77, 76 से 79 तक मैंने बहुत से मुशायरे अटेंड किए और बड़े बड़े जो पाकिस्तान के शोरे कराम थे उन सब के साथ में मुझे पढ़ने का मौका मिला और ये मेरी खुशकिस्मती है। उसके बाद फिर एक हादसा ऐसा हुआ कि मेरी वालदा की डेथ हो गई अचानक 90 में, और उसके बाद मेरे लिए घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई क्योंकि तब मेरी 4 बहनें और मेरा एक भाई जो है गैर शादीशुदा थे और समझदार भी नहीं थे इतने। 2 या 3 की तो तालीम का सिलसिला भी जारी था उस वक्त। बहरहाल वो वक्त बहुत मुश्किल था। मेरी वालिदा की डेथ के बाद मेरे वालिद भी बीमार हो गए, बिस्तर से लग गए और मुझे उन सबको संभालना था और मुझे अपना काम भी करना था और मुझे उनको भी संभालना था और अपने बच्चों को भी देखना था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बच्चे हैं तो इन सबको साथ लेकर चली मैं। बस इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगी अपने हस्बैंड को, जिन्होंने हमेशा मुझसे कोऑपरेट किया और मुझे कभी किसी काम से रोका नहीं, बल्कि जहाँ तक हो सका मेरे साथ खड़े रहे वो। और उनकी वजह से ही मैं अपने भाई और बहनों के फ़राइज़ से भी सबकदोश हो सकी। उन्होंने तालीम का सिलसिला ख़त्म किया, उनकी शादियाँ मैंने की। मेरे वालिद फिर रफ्ता रफ्ता ठीक हो गए और एक्टिव हो गए, फिर अपना बिजनेस वगैरह करने लगे और एक वक्त आया कि मैं अपने बहन भाइयों के फ़राइज़ से सबकदोश हो गई और ये वो वक्त था कि जब मेरे वालिद भी फिर मुझे छोड़ के चले गए। और उनके जाने के बाद फिर जो छोटे बहन भाई थे, बहरहाल वो शादीशुदा भी हों तो भी जिम्मेदारियाँ एक तरह की थी मेरे ऊपर, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे थे। तो उस ज़माने में फिर मैं जब तक डाइजेस्टों में लिखना शुरू कर चुकी थी तो पाकीज़ा डाइजेस्ट एक आता था, उसकी एडिटर ने मुझे कहा कि आप अफ़साने और कहानियाँ तो लिखती हैं, आप मुझे कुछ इंटरव्यूज़ करके दें। मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, आप करके तो देखें। तब मैंने हिम्मत की और मैं फिर उस ज़माने में पीटीवी से ड्रामे बनते थे, प्राइवेट प्रोडक्शंस इतनी सारी थी नहीं। तो मैं फिर पीटीवी पहुंची और वहाँ मैं सबसे मिली, पीआर डिपार्टमेंट में गई और अपना तारुफ कराया और मैंने बताया कि मैं इसका सिलसिला मैंने शुरू किया इंटरव्यूज़ का। उस ज़माने में सीरियल चल रही थी रात रेता हवा, उसमें शब्बीर जान और महक अली और बहुत सारे मशहूर लोग थे। तो मैंने फिर उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए और जब मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ करके लिख के भेजा तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि फिर आप बाकायदा जो है ना हमारे लिए इंटरव्यूज़ किया करें। वहाँ से मेरा एक सिलसिला, एक सफ़र नया शुरू हुआ, सहाफ़त का सफ़र। फिर मैंने बाकी सारे कामों को छोड़ दिया और रफ्ता रफ्ता मैं कराची के तमाम मैगज़ीन के लिए, शोबिज़ के जितने भी मैगज़ीन थे और उनके लिए इंटरव्यूज़ और ड्रामों की कवरेज करने लगी और साथ साथ मैं कभी कभार अफसाने और कहानियाँ भी लिख लेती थी। मैंने किस्तवार 2 नावल भी लिखे जिनको किताबी शक्ल में आज तक नहीं ला सकी, लेकिन मैंने एक मैगज़ीन के लिए लिखे थे 2 नावल। उसके अलावा इंटरव्यूज़ का सिलसिला चलता रहा और काफ़ी अरसे तक मैं सहाफ़त से वाबस्ता रही, तकरीबन 18-20 साल तक। लेकिन फिर एक दौर आया कि प्रिंट अच्छा, मीडिया। यहाँ मैं आपसे पूछूंगा ज़रा कि अब्बू के वफ़ात के बाद आपने उनका शेरी मजमुआ मुरतब किया, उसकी तकरीबें रूनुमाई मुनक़िद की, तो आप ज़रा इस तजर्बे के बारे में भी बताएं। हाँ, एक बहुत खूबसूरत तजर्बा था, एक यादगार वाक़या था। मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात थी क्योंकि मेरे वालिद ने ज़िंदगी भर लिखने पढ़ने का काम किया और बहुत से लोगों को सिखाया और वो उरूज़ दाँ भी थे, यानी उर्दू ज़बान के माहिर। तो हमारे घर पाकिस्तान के तमाम शोरे कराम मेरे वालिद से असला लेने आते थे। लेकिन एक बस बात ये थी कि मेरे वालिद खुदनुमाई नहीं चाहते थे, वो कभी भी अपनी कोई चीज़ अखबार में या कहीं देने के कायल नहीं थे।
शायद कभी एक आध दफ़ा उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में मुशायरा पढ़ा हो या इंटरव्यू दिया हो, वरना वो कहते थे कि नहीं मुझे नहीं छप, ना ही कभी कोई किताब छपवाई उन्होंने और ना ही कभी सामने आए, मुशायरों में बस चले जाया करते थे। जब उनकी डेथ हुई तो उनका कलाम बहुत सारा था, तो मैंने सोचा कि अगर ये कलाम इसी तरह कागज़ों में रहा तो ये तो इधर उधर हो जाएगा, मुझे उसको यादगार बनाना था, मुझे उसको महफूज करना था। उसको महफूज करने के लिए फिर मैंने इरादा किया कि मैं उनकी किताब शाया करूँ। गो कि वो मेरा पहला तजुर्बा था, मुझे उतना इल्म नहीं था कि किताब किस तरह छापते हैं और क्या क्या करते हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मुझे वालिद के कुछ दोस्त मिले, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब थे, अंजुम आज़मी साहब थे, और इस तरह के दो एक और लोग थे, और ये मेरा भाई था जो मोहम्मद बख्श टैलेंट निकालता था, टैलेंट का एडिटर, लेकिन मैं तो उसको हमेशा अपना छोटा भाई समझती रही। हम सब ने मिल के फिर कोशिश की, और अल्लाह के फजल व करम से मेरे वालिद का पहला मजमुआ कलाम कर्ब व ज़र्ब के नाम से मंजर आम पे आया, और उस किताब की प्रिंटिंग में बहुत सारे तजुर्बात मुझे हुए, और बहुत सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन ये कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा अज़्म था कि मैं अपने वालिद की चीज़ें एक सामने लाऊं। कम से कम इतना तो मैं करूं, क्योंकि मुझे जो कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया और मेरे हाथ में आज जो कलम है मेरे वालिद की वजह से, तो कम से कम मैं उनको कुछ तो दूँ ना। तो मैं चाहती कि ये किताब उनके सामने आए, और उस सफ़र पे मुश्किलात तो बहुत आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो किताब छप गई कर्ब ज़र्ब के नाम से। उसकी एक तकरीब मैंने मुनक़िद की होटल में, और बहुत अच्छी तकरीब थी, बहुत कामयाब जी हाँ, तकरीब मैंने भी थी। शिरकत की थी और बहुत शानदार, और पूरे हॉल भरा हुआ था। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे और शहर के नामवर अदीब और शायर वहाँ मौजूद थे। अब देखो ऐसा है इत्तेफाक कि जब मैंने तकरीब का इरादा किया तो आर्ट्स काउंसिल में मुझे जगह नहीं मिली। बुकिंग बहुत सारी थी और किताब की रनुमाई मुझे जल्दी करनी थी, और वो जगह नहीं मिल रही थी, तो और कोई और जगह भी नहीं मिली, तो मैंने सदर में एक होटल है, होटल जबीस, तो मैंने वहाँ पे फिर बात की तो वो जगह मुझे मिल गई। लेकिन मुझे हर एक ने कहा कि इस होटल में तकरीब ना करो, यहाँ पे इस होटल की तकरीब अब कामयाब नहीं होती। मुझे हर किसी ने मना किया कि यहाँ नहीं आता कोई, सदर के इलाके में इतना गंजान इलाका है और यहाँ की तकरीबात कामयाब भी नहीं होती, लोग नहीं आएंगे, तुम्हारी तकरीब ख़राब हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से मेरी तकरीब, वो मेरा ख्याल उस होटल की सबसे यादगार और सबसे जी कामयाब हाँ, तकरीब थी। बहुत बहुत शानदार लोग था। आए थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, और उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुर्सियाँ भी मंगवाई थी जो बाद में लोग आए थे। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने अपने वालिद की एक किताब जो है कर्ब ज़र्ब के नाम से शाया की, मजमुआ कलाम। अभी और भी बहुत कुछ है उनका, कोशिश है कि मैं कोई और किताब भी उनकी ला सकूँ। बस ज़िंदगी के झमेलों में अभी उलझी हुई हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अभी भी हैं, वक्त मिला तो इंशाल्लाह उस पर। अच्छा, मेरे इल्म में है कि आपने एलएलबी भी किया, तो माशाल्लाह। फिर यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि एलएलबी करने के बाद आपने यानी कि अदालतों में मुकदमात नहीं लड़े, और उसके बजाय आप यानी कि सहाफ़त की तरफ आ गई, तो ये क्या सिलसिला था? एलएलबी मैंने किया क्योंकि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं कानून पढ़ूं, और उनकी तो ख्वाहिश थी कि मैं सिविल जज बनूं। तो मैंने जब एलएलबी कर लिया तो उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वालिद मुझे दो एक बार कोर्ट लेकर गए। कोर्ट में जाके जो माहौल मैंने वहाँ का देखा, वहाँ कैदियों को देखा, वहाँ पुलिस वालों को देखा, वहाँ वकीलों को देखा, जिस तरह का माहौल देखा, वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ने लिखने वाली थी और मुझे कलम से प्यार था। मैंने अपने वालिद से कहा कि मैंने कर तो लिया, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन शायद मैं ये काम मैं नहीं कर सकती, और झूठ सच और पता नहीं क्या कुछ, तो मैंने कहा नहीं, मेरे मिजाज से नहीं मेल खाता। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं ये काम नहीं करूँगी। तो मेरे वालिद ने कहा चलो ठीक है, तुम वकालत के बाद, जैसे डॉक्टरी के बाद हाउस जॉब होती है, तो वकालत के बाद एक 6 महीने की प्रैक्टिस होती है जिसको जूनियरशिप कहते हैं, किसी बड़े वकील के साथ मिलकर काम करना होता है। तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जूनियरशिप कर लो और तुम्हारे पास लाइसेंस आ जाएगा, फिर जब चाहे प्रैक्टिस कर लेना। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इस पर राज़ी हो गई थी, लेकिन बस इत्तेफाक था कि उन्हीं दिनों मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला कि मैं जूनियरशिप कर सकूं, तो डिग्री ही रह गई मेरे पास लॉ की, सिर्फ मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी। लेकिन फिर जब ऐसा हुआ कि शादी के बाद, चूँकि सारी ज़िंदगी मैंने काम किया था, कभी स्कूल में टीचिंग, कभी कुछ, तो शादी के बाद बहुत सारा टाइम फालतू लगता था मुझे। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, बहुत कम वक्त देते थे घर को। उन्होंने कहा कि तुम सारा दिन घर में बैठी रहती हो तो कुछ करो,
उस वक्त तक मेरा एक बेटा भी था छोटा, तो मैंने कहा बच्चे को छोड़ के मैं बाहर तो नहीं जा सकती, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कहा तुम लिखना पढ़ना भी तो जानती हो, शायरी भी कर चुकी हो, तो तुम ये काम करो। उनकी हौसला अफजाई से फिर मैंने कलम दोबारा थामा और फिर मैं सहाफ़त की फील्ड में आई। तो इस तरह मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर सकी, फिर कभी मौका भी नहीं मिला कि मैं कोर्ट जाऊँ और मैं प्रैक्टिस करूँ, और फिर मैं कलम की होके रह गई और मैंने सहाफ़त और फिर ड्रामा निगारी इस तरफ आ गई। हाँ, अच्छा। खैर, जो भी इंसान किसी भी शोबे में तालीम हासिल करता है वो कभी भी रायगां तो नहीं जाती। यकीनन कानून की जो आपने किताबें पढ़ी, जो थोड़े यानी कि जो आपके इल्म में इजाफा हुआ, उससे आपने इस्तेफादा करते हुए अपने ड्रामा निगारी में तो उसे इस्तेमाल किया होगा यकीनन। अच्छा, मुझे ये अब आपसे पूछना है कि जैसे आपने अपने अ, तालीम का, अपनी जद्दोजहद का, शायरी का, अफ़साना निगारी का, फिर ये सारा लिखने पढ़ने का, सहाफ़त का, ये सारा सिलसिला बयान किया। तो ये कहाँ से सिलसिला हुआ कि आप यानी कि बहैसियत ड्रामा निगार आपने कब आगाज़ किया? पहला ड्रामा कौन सा था? फिर आपके कौन कौन से ड्रामे मकबूल हुए ज़्यादा? जितनों के नाम याद हैं वो ज़रा हमें बता दें ताकि लोगों के जहनों में यादें ताज़ा हो जाए। चूँकि लिखने का शौक़ तो था मुझे, अफ़साने तो लिखती रही हूँ मैं और नावल निगारी भी की है। लेकिन उस ज़माने में जब मैं सहाफ़त की तरफ चली गई तो मैं शोबिज़ जर्नलिस्ट थी, तो शोबिज़ की कवरेज करती थी मैं। इसमें इंटरव्यूज़ भी होते थे आर्टिस्टों के, डायरेक्टर्स के, और इसमें ड्रामों की कवरेज भी होती थी। जो ड्रामे चलते थे पीटीवी से उन ड्रामों की मैं कवरेज किया करती थी। तो उस सिलसिले में मुझे बाज़ दफ़ा पूरा पूरा दिन पीटीवी के स्टूडियोज़ में गुजारना पड़ता था। तो जब मैं वहाँ बैठी होती थी तो वहाँ स्क्रिप्ट रखे होते थे, तो फारिग वक्त में मैं वहाँ के स्क्रिप्ट उठा के पढ़ लिया करती थी। तो मुझे उस स्क्रिप्ट को देख देख के एक अंदर से वो हुआ कि जब मैं अफसाने लिख सकती हूँ, जब मैं नावल लिख सकती हूँ, तो मैं ड्रामे क्यों नहीं लिख सकती, मैं ड्रामे लिखूँगी। उन स्क्रिप्ट को पढ़ पढ़ के मुझे ड्रामे लिखने का शौक़ हुआ। फिर मैंने सोचा कि मुझे ड्रामे लिखना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैंने सोच तो लिया था, लेकिन इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने सोचा और मैंने एक आध ड्रामे लिखे और मैं चैनल में लेकर गई, उस ज़माने में उस वक्त तक प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे, RY आ चुका था, जियो आ चुका था, हम टीवी बाद में आया। तो जहाँ भी मैं ड्रामे लेके जाती कोई नहीं लेता, वो देखना भी गवारा नहीं करते। वो ऐसे कहते, नाम पूछते, कहते आपने पहले कभी कुछ लिखा है? तो मैं बताती कि मैंने अफसाने और नावल लिखे हैं। तो कहते नहीं, ड्रामे अगर आपने नहीं लिखे तो आप नहीं लिख सकती। इस तरह मैंने पीटीवी में भी बहुत कोशिश की और चैनल्स पे भी की। बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा ड्रामा निगार बनने के लिए। जब मैंने देखा कि मेरे लिखे हुए ड्रामे जो हैं इनके समझ में नहीं आ रहे, मसला ये था कि वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते थे। उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उन्होंने सोचा ये लिख ही नहीं सकता होना, क्योंकि जो सीनियर राइटर्स थे हमारे उस ज़माने के, सीमा गज़ल और फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन, यही लोग काम कर रहे थे। तो उनके सामने अपने आप को लाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनसे सीखने का तो मौका मिल सकता था। फातिमा सुरैया बजिया बड़ी शफीक हस्ती थी, उनसे मैंने बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ सीखा। और पीटीवी के लिए मैंने थोड़ा बहुत काम किया। पीटीवी के कुछ प्रोड्यूसर थे जो बहुत अच्छे मेरे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह थे, जिनमें इकबाल लतीफ़ साहब हैं, जिन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत कुछ लिखवाया, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं था, बराए नाम था। बहरहाल जब उसके बाद फिर प्राइवेट चैनल्स भी आ गए और ARY या जियो आ गया था, तो वहाँ मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ भी मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आई। ये वो वक्त था कि 2000वीं सदी शुरू हो चुकी थी और प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म हो रहा था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ रहा था। चैनल्स बन रहे थे, जितने भी सहाफ़ी थे सब चैनल्स की तरफ जा रहे थे। कुछ न्यूज़ में जा रहे थे, कुछ ड्रामों में जा रहे थे, कुछ प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो मैंने भी ड्रामों की फील्ड को चुना, मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे कई सालों की कोशिश के बावजूद मौका नहीं मिल सका। तो फिर फसी वाले खां मेरे बहुत अच्छे भाइयों की तरह थे और सहाफ़ी भी थे, मेरे कुलीग भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि वो उस ज़माने में ड्रामे लिख रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ड्रामे की फील्ड में आना चाहती हैं तो आप ऐसा कीजिए कि पहले हमारे साथ आइए और हमारे जो ड्रामे बनते हैं उनमें हमारे साथ काम करवाइए। तो मैं एज़ कोऑर्डिनेटर उनके पास गई और कोऑर्डिनेटर का मतलब ये था कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में कोऑर्डिनेशन उनकी करनी पड़ती थी। कि जैसे अगर एक ड्रामे में आर्टिस्ट चाहिए तो कौन कौन से आर्टिस्ट चाहिए वो मुझे कहते थे, आर्टिस्टों के नंबर लाएँ, उनसे बात करें, उनसे टाइम लें।
जो लोकेशन होती थी उस लोकेशन पे जाके मुझे देखना पड़ता था कि सेट अगर है, ड्राइंग रूम का सेट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रॉप्स क्या चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेटर होता था। तो मैंने कोऑर्डिनेटर के हैसियत से काम शुरू किया, लेकिन शायद अल्लाह को और दरवाजे मेरे लिए खोलना चाहिए, तो मैंने सिर्फ 2 दिन तक कोऑर्डिनेटर का काम किया। तीसरे दिन वहाँ का असिस्टेंट डायरेक्टर चला गया। एक ऐसा वाक़या हो गया कि रुबीना अशरफ मेन कैरेक्टर में थी, और रुबीना अशरफ को के साथ कोई उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने कोई ऐसा भंड कर दिया कि रुबीना अशरफ ने कहा इस लड़के के साथ मैं अब काम नहीं करूँगी, मैं छोड़ के चली जाऊँगी, इसको हटाओ। अब जब उसको हटाया तो शूट तो कुछ जारी थी और आर्टिस्टों की डेट मिल जाए तो दोबारा नहीं मिलती। अब दूसरा असिस्टेंट ढूंढना मुश्किल था। उसके डायरेक्टर थे मजहर मोइन, उन्होंने मुझे कहा कि आप असिस्ट करें मुझे। मैं घबरा गई, मैंने कहा असिस्ट क्या चीज़ होती है, मुझे तो पता भी नहीं है, मॉनिटर के आगे कैसे बैठते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने कहा कोई काम मुश्किल नहीं होता, जब आप करेंगी तो आपको आ जाएगा। इस तरह मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर फिर मैंने तीसरे दिन से काम शुरू किया, और फिर मैं तकरीबन 8-10 साल तक प्रोडक्शन की फील्ड में रही, एज प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर, कास्टिंग डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे 8-10 साल तक काम किया। उस काम से मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि वो अपने काम के दौरान मैंने अपनी लिखी हुई चीज़ें उनको दी चैनल्स पे। जब मैं TV1 के लिए ज़्यादातर करती थी तो मैंने टेलीफिल्म दी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी टेलीफिल्म अप्रूव हो गई। और मेरी पहली टेलीफिल्म TV1 से ऑन एयर जो गई थी उसका नाम था गुलाबी साड़ी, जो आपके टैलेंट में जी हाँ। अफसाना एक छपा था, शॉर्ट स्टोरी थी। और वो शॉर्ट स्टोरी जब मैंने एक दिन वहाँ बैठ के प्रोड्यूसर को सुनाई तो उसको इतनी पसंद आई, उसने कहा इस स्टोरी को आप ड्रामा बना दें। तो इस तरह से टैलेंट की वो कहानी गुलाबी साड़ी मेरा पहला ड्रामा बना, और उसमें महविश हयात ने लीडिंग रोल किया था, उसके साथ मोहित मिर्जा। अब वो ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ। बस इस अच्छा, तरह से आपका पहला सीरियल कब आया? ड्रामे में लिखती रही। टेलीफिल्म मैंने तकरीबन 50-60 के करीब की, और मैं 4-5 साल तो इससे निकल नहीं सकी, क्योंकि टेलीफिल्म के अलावा मुझे वो लोग देते नहीं थे। कहते नहीं सीरियल आप नहीं लिख सकती, सोप आप नहीं लिख सकती। बहरहाल कोशिश मेरी जारी रही, मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ज़िंदगी में एक मकसद मेरा था कि मैं सोचती थी जो काम इंसान करना चाहता है और ठान लेता है, और अगर हिम्मत नहीं हारता तो वो काम ज़रूर हो जाता है। तो मैंने हमेशा इसी फार्मूले के तहत काम किया। ज़िंदगी में जितने भी काम किए हिम्मत से किया और उम्मीद के साथ किया कि जब मैं कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी तो अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। तो इस तरह फिर मैं कोशिश करती रही, और एक प्रोडक्शन हाउस है हुमायूं सईद का, 6 सिग्मा के नाम से, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए कुछ लिखें। तो मैंने 2-3 लाइन्स उनको दी सोप की। तो उस ज़माने में आतिफ हुसैन मरहूम डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत इज्जत करते थे, मेरी बहनों की तरह प्यार करते थे। उन्होंने उनको कहा कि ये बहुत अच्छी राइटर है, आप इनसे कुछ लिखवाएं ज़रूर। तो इस तरह मैंने अपनी एक लाइन दी थी, उसका नाम था दहलीज़। और वो बस अल्लाह ताला, शायद अल्लाह मेहरबान हो गया था और मेरा वक्त भी शायद आ गया था आगे बढ़ने का, तो दरवाजे खुल गए। वो 1 लाइनर मेरा पहली दफ़ा में ही अप्रूव हो गया ARY से, और मैं फिर उसमें लिखने लगी, और उसको वो इतना कामयाब हुआ था, ऐसा सुपरहिट ड्रामा था कि 100 किस्तें ख़त्म हुई, फिर मज़ीद 100 बनी, 50 बनी, फिर 50 बनी, फिर 50 बनी, 300 एपिसोड मैंने लिखे दहलीज़ की। पहला ड्रामा था मेरा, बहुत पॉपुलर हुआ। रुबीना अशरफ ने मेन कैरेक्टर किया था। उसके बाद फिर मैंने ARY से ही मरियम कैसे जी एक सीरियल की, A+ से भीगी पलकों के नाम से एक सीरियल की। भीगी पलकें जब मैं कर रही थी तो उसी ज़माने में मुझे हम TV से ऑफ़र हो गई, और मैंने हम TV के लिए 3-4 सोप लिखे, ससुराल मेरा, संसार, सोया मेरा नसीब। और उसके बाद फिर अभी थोड़े दिनों पहले, यानी कुछ महीनों पहले, एक मेरा सीरियल मेरी ख़त्म हुई है वफ़ा बेमोल के नाम से। वफ़ा बेमोल के बाद अब मेरा हम TV से चल रहा है बेपनाह। उसके साथ ही मैंने जियो से भी लिखना शुरू किया, और जियो से मेरी 2 सीरियल्स चली, भरोसा प्यार तेरा और फितरत। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुपरहिट ड्रामे थे। और अभी ये सिलसिला जारी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है कि अब तमाम चैनल्स के साथ मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, पहले जैसा मेरे मुशाहिदे में था कि आप फील्ड में जाके बहुत काम करती थी। अच्छा, अब जब ये ड्रामा राइटिंग पर आते हैं तो क्योंकि ये काम बड़ा मेहनत और दिक्कत तलब होता है, और हर वक्त लिखने का, तो इसमें ये होता है, कहते हैं कि भाई राइटर की जो सोशल ज़िंदगी होती है, सोशल लाइफ होती है, जो रिश्ते होते हैं, वो नज़रअंदाज हो जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है कि उसके आना जाना भी तर्क हो जाता है। तो क्या आपके साथ कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई, या आप पहले की तरह एक समाजी शख्सियत भी हैं और
खानदान वालों से भी राब्ता और सबसे, और ड्रामे भी लिख रही हैं, क्या सूरत हाल है अब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वालदा की डेथ के बाद मैं अपने घर की बुज़ुर्ग हो गई थी और अपने ख़ानदान की भी, क्योंकि मेरी वालदा बड़ी थी, बाकी सब छोटे थे उनसे, मेरे मामू वगैरह, मेरी खाला एक, तो वो अम्मी की जगह मुझे देने लगे थे। और मैं ख़ानदान में जो भी अहम मसाइल होते थे, कोई भी ऐसी बात होती थी तो मुझे बुलाया जाता था। बहुत कम उम्र में मैं बुज़ुर्ग बन गई थी, वो ज़िम्मेदारियाँ मैं संभालती रही। और अपनी अम्मी के बाद अपनी नानी को, एक अरसा मेरी नानी हयात रही, उनको अपने साथ रखा मैंने, खाला को, मामू को। खाला मुझसे बड़ी थी लेकिन उनको भी मैंने देखा। और उसके बाद तमाम रिश्तेदारों को, बहनों की शादियाँ हुई तो बहनों के ससुराल वालों को, तो वो सिलसिला टूटा नहीं है अभी। मैं मैनेज करके चलती हूँ और मैंने किसी भी रिश्ते को छोड़ा नहीं है, सबको टाइम देती हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि पहले शायद ज़्यादा दिया करती थी, अब थोड़ा कम देती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है लिखने का वो एक जॉब की तरह है। क्योंकि मैं सुबह 10 से 11 बजे काम शुरू करती हूँ रोज़ाना, और शाम के 7-8 बजे तक मैं लगातार काम करती हूँ, सिर्फ नमाज का वक्फा होता है या खाने का। तो उस दौरान फिर ये कि टाइम रात का भी निकाल लेती हूँ कभी कहीं जाने के लिए, और कभी मैं इतवार का दिन होता है एक संडे का छुट्टी का, तो उस दिन मैं कहीं चली जाती हूँ। लेकिन मेरा मिलना जुलना वैसे ही है, दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी, पास पड़ोस वालों से भी, और अपने ख़ानदान वालों से भी। इसी तरह मैं आती जाती हूँ, मिलती हूँ। अल्लाह का शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग मुझे अभी भी यही कहते हैं कि आप अभी भी उतनी ही सोशल हैं। तो मैं समझती हूँ इंसान अगर मैनेज करे और चाहे तो सब चीज़ों को साथ लेके चल सकता है। कोई एक काम करने के लिए किसी दूसरे काम को छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, आपको जगह बनानी पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबको लेके चल रही हूँ अभी तक। ये भी है कि आप ड्रामा लिखते लिखते अचानक, हमने आपको बहुत सारे ड्रामों में मुख्तलिफ रोल अदा करते हुए भी देखा, तो ये अदाकारी की तरफ आना कोई हादसा था या इख्तियारी अमल था? ज़रा इस राज से आज पर्दा उठाएं। अदाकारी का हरगिज़ हरगिज़ मुझे कोई शौक़ नहीं था, और ना ही मैं सोच के इस तरफ आई थी। ये एक हादसाती वाक़या था, क्योंकि असल में प्रोडक्शन में मैं थी ना, डायरेक्टर थी और असिस्टेंट डायरेक्टर थी और कास्टिंग डायरेक्टर थी। होता ये था कि जब मैं ड्रामे बनाती थी तो अक्सर होता है कि 2 या 3 सीन के लिए हम एक्स्ट्रास को लेते हैं। तो कभी ऐसा होता था कि हमें आर्टिस्ट, मेन आर्टिस्ट के साथ किसी एक एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, तो अब वो नहीं मिलता था हमें। तो अब डायरेक्टर कहता था अब नहीं मिल रहा, आप चलें बैठ जाएं। बस इस तरह बैठ जाती थी मैं, इस तरह मैंने एक्टिंग शुरू कर दी है हादसाती तौर पे। और मैंने उस ज़माने में काफ़ी ड्रामों में 2-2 3-3 सीन के कैरेक्टर्स किए, और ARY के तो मैंने 2-3 बहुत अच्छे प्लेस किए, वुमेंस डे पे किए मैंने, और मैं उस पर किया क्या कहते हैं, उनके स्पेशल दिनों में जो खुसूसी प्लेस होते थे उनमें कई ड्रामों में मैंने काम किया। तो ज़्यादातर काम मैंने हिना दिल पज़ीर के साथ किया, और हिना दिल पज़ीर के साथ मेरा जो सबसे मशहूर था वो कुद्दूसी साहब की बेवा था, जिसमें मुझे एक 2 सीन का कैरेक्टर मिला। और जब मैंने वो 2 सीन किए तो डायरेक्टर और राइटर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, अब आपको आगे भी करना है। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, हर एपिसोड में वो 2 सीन मेरे लिख देते थे और मैं करती थी। और वो कैरेक्टर मेरा था बशीर की अम्मा का, जिसमें मेरा गेटअप जो था, ऐसे बमुश्किल लोग मुझे पहचान पाते थे। तो लेकिन ये कि मैं करती रही, मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन डायरेक्टर और राइटर दोनों मेरे भाई थे, भाइयों की तरह थे, और मैं उनकी बात टाल नहीं सकती थी। तो मैंने किया एक अरसे तक, लेकिन फिर वो ड्रामा बहुत तवील चला था, 100 किस्तों से ज़्यादा, तो फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में। कल मैंने 50 या 60 किस्तें की होंगी, लेकिन उन 50-60 किस्तों को करने के बाद मुझे एक अंदाज़ा ये हुआ कि जो स्क्रीन पर नज़र आता है उसको लोग पहचान लेते हैं, और मैं इस बैक स्क्रीन इतना काम कर रही थी, ड्रामे लिख रही थी, मुझे कोई नहीं पहचानता था। तो जब मैं मार्केट वगैरह जाती थी, ईद की शॉपिंग या ऐसी किसी शॉपिंग में, तो लोग मुझे बशीर की अम्मा कह के पहचान लेते थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मैं राइटर भी हूँ, या मेरा नाम नुसरत समर है, या मैं ड्रामे लिखती हूँ। तो ये तजुर्बा उस ज़माने में हुआ मुझे कि स्क्रीन पे आने वालों को लोग ज़्यादा पहचानते, लेकिन मुझे एक्टिंग का शौक़ कभी नहीं था। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल कुद्दूसी साहब की बेवा मेरा आखिरी था, उसके बाद मैंने कभी काम नहीं किया, एक्टिंग नहीं की मैंने। हालांकि बहुत मुझे ऑफर्स आई और लोग कहते थे कि आपने बहुत अच्छा किया था, अभी भी करें, लेकिन चूँकि वो मेरी फील्ड नहीं थी, मेरा शौक़ नहीं था, मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था लिखना, तो मैं बस लिखती रही। अच्छा, ये आपने हमें बताया कि आप हादसाती तौर पे अदाकारी की तरफ आईं,
और ज़रूरत के तहत आपने अदाकारी तो जैसे हमने देखी और आपने बहुत अच्छी की थी। अदाकारों को तो मुआवजा भी बहुत मिलता है, तो आप राइटर से एक्टर कन्वर्ट क्यों नहीं हो गई? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया कभी भी मैंने पैसों को अहमियत नहीं दी। मेरे नज़दीक ये था कि ज़रूरत के मुताबिक जो मिल रहा वो काफ़ी है, तो पैसा कभी भी मेरे नज़दीक अहम नहीं रहा। बल्कि शायद ये मेरा एक मुझे विरासत में ये चीज़ मिली थी। मेरे वालिद ने ज़िंदगी पर बहुत काम किया, दूसरों के लिए भी किया, कभी वो किसी से पैसे नहीं लेते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैगज़ीन में मेरा पहला इंटरव्यू छपा था और मुझे उस ज़माने में 89 की बात है, मुझे 300 रुपये मिले थे उस वक़्त। तो मैं इतनी खुश थी, इतनी कि जैसे मुझे लाखों रुपए मिल गए हों। तब मेरे वालिद ने एक बात कही थी कि बेटा तुम पैसे लेके काम क्या करोगी? तो मैंने कहा कि ज़ाहिर है आजकल तो लोग पैसे लेके काम करते हैं, क्योंकि मैं तो वक़्त दे रही हूँ अपना। मेरे वालिद ने कहा कि चलो ठीक है, दौर बदल गया। अपने दोस्त से उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी तो पैसे लेके काम करती है, मैंने कभी पैसे नहीं लिए। तो लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि जब अगर मेरा प्रोफ़ेशन बन गया, सहाफ़त मेरी फ़ील्ड थी वो, और मुझे काम करना था, मुझे ज़रूरत भी थी, तो मुझे ज़ाहिर है पैसे तो पेमेंट तो लेते, वक़्त के साथ सोच भी तो बदल जाती है ना। तो ये था कि मेरे वालिद ने कभी पैसों को अहमियत नहीं दी, और शायद उसके बाद भी जब मुझे पैसे मिले, लेकिन मैंने कभी पैसों की डिमांड नहीं की। आज तक फील्ड में मेरा रिकॉर्ड है कि जहाँ भी मैं काम करती हूँ चैनल्स पे, कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे इतने ही पैसे चाहिए। जिसने जितना दिया मैंने कहा बस ठीक है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मुझे जहाँ से इज़्ज़त और मोहब्बत मिलती है वहाँ मैं कभी पैसों का डिमांड नहीं करती। और अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मेरी बहुत इज़्ज़त है, और मेरे लिए यही सबसे कीमती दौलत है। अच्छा, आपकी एक तवील जद्दोजहद है और एक तवील आपका सफ़र है, जिसके बारे में आपने बहुत मुख्तसरन हमें बताया। लेकिन वही बात तो ये है ना कि अब इन सारी चीज़ों में वो शायरा तो नहीं कहीं गुम हो गई। तो हम तो आज चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे दरख्वास्त करें कि आप हमें कोई अपनी अच्छी सी खूबसूरत गज़ल सुना दें, नज़्म सुना दें, तो ये आज हमें ज़रूर करें। अब तुमने फरमाइश की है। शायरी मेरा पहला शौक़, और शायरी से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत उनसियत है। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के शायरी ही करूं, लेकिन बस अब वो रोज़ी रोटी का सवाल होता है ना। चूँकि मेरा प्रोफेशन है, घर की जिम्मेदारियां हैं, तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर है वो काम करना पड़ता है कि जिससे पैसे भी आएँ, घर में ज़रूरतें भी पूरी हों, वरना तो मैं शायरी ही करती। तो अभी मैं एक ताज़ा नज़्म तुम्हें सुनाती हूँ। ये जी हाँ, नज़्म मैं अभी पिछले माह उम्रा पे गई थी, और उम्रा पे जाने से पहले मैं बड़े उसके तसव्वुर में हर वक्त रहती थी। लिखते लिखते, घर के काम करते करते मैं मक्का और मदीना पहुंच जाया करती थी। मेरे दिमाग में हर वक्त वही चल रहा होता। तो मैंने एक नज़्म कही थी, वो मैं तुम्हें सुना देती हूँ। तलब शोहरत की न दौलत की न तमगों की है मुझको, तलब शोहरत की न दौलत की न तमगों की है मुझको। कोई महफिल कोई मंजर भी अब भाता नहीं दिल को, कोई महफिल कोई मंजर भी अब भाता नहीं दिल को। अगर मंजर मिले कोई, अगर मंजर मिले कोई तो मौला के हरम का हो। वाह, सुभान अगर अल्लाह। मंजर मिले कोई तो मौला के हरम का हो। अगर महफिल मिले कोई तवाफ़े काबा की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलब शोहरत की न दौलत की न तमगों की है मुझको, कोई महफिल कोई मंजर भी अब भाता नहीं दिल को। अगर मंजर मिले कोई तो मौला के हरम का हो। अगर महफिल मिले कोई तवाफ़े काबा की हो। मेरी दौलत मेरे आका के रोज़े की सलामी हो। सुभान मेरी अल्लाह, दौलत मेरे आका के रोज़े की सलामी हो। मेरी शोहरत नबी पाक के दर की गुलामी हो। सुभान मेरी अल्लाह। शोहरत नबी पाक के दर की गुलामी हो। मदीने की गली में जाके मैं बस खाक हो जाऊं। मदीने की गली में जाके मैं बस खाक हो जाऊं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर की मिट्टी मुझको मिल जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर की मिट्टी मुझको मिल जाए। जो रिश्ते हैं ज़माने से वो सारे ज़ख्म सिल जाएं। वाह, जो रिश्ते हैं ज़माने से वो सारे ज़ख्म सिल जाएं। वहाँ की खाक ले आऊं अगर दामन में भर के मैं। वहाँ की खाक ले आऊं अगर दामन में भर के मैं। वही बस मेरी दौलत हो, वही बस मेरा तमगा।
सुभान अल्लाह, माशा, बहुत खूबसूरत ख्याल। शुक्रिया बहुत अच्छा। नवाज़िश।